वहीं अर्पिता प्रीत और युवराज और उसके दोस्त के साथ रेंट पर रूम देखने जाती है, जहां बातचीत कर वो रूम भी फाइनल कर लेती है। युवराज का दोस्त वहां से चला जाता है तो अर्पिता युवराज से बोली, युवी, हम यहाँ किराएदार बनकर रह रहे हैं, ये बात आप किसी से नहीं कहोगे, पूर्वी से भी नहीं। और अर्पिता की बात सुन युवराज असमंजस में पड़ गया और बोला, लेकिन कुछ ही देर पहले मैंने उसे फोन कर बताया है कि हम लोग यहाँ रूम देखने आ रहे हैं। युवराज की बात सुन अर्पिता ने अपना सिर पीटा और बोली, तुम्हारे पेट में हमेशा यही गुड़गुड़ होती रहती है, कब कोई न्यू खबर मिले और मुझे पूर्वी को बताने का मौका मिले, या कहो उससे बात करने का मौका मिले। अर्पिता की बात सुन युवराज हंस दिया और अर्पिता को देखते हुए बोला, हाँ कुछ ऐसा ही है अर्पिता जी। उसकी बात सुन अर्पिता कुछ नहीं बोली और अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा सामान वहीं रूम में संभाल कर जमा देती है। नन्हा सा प्रीत वहीं नीचे फर्श पर बैठे अपनी उंगलियों पर कुछ गिनने लगता है। अर्पिता और युवराज दोनों उसे देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। इतने में युवराज का फोन रिंग होता है जो पूर्वी का होता है। युवराज फोन उठाकर बात करता है और वहीं दूसरी तरफ छोटी सी युविका होती है। वो युवी से बात करते हुए बोली, पापा आप कब आएंगे, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओ मेरी प्रिंसेस, पापा भी आपको बहुत मिस करते हैं, और इस बार जब पापा आएंगे तब आपकी ढेर सारी टॉफीज, चॉकलेट्स और एक आइसक्रीम भी लाएंगे। ओके पापा, युविका ने कहा, जिसे सुन युवराज ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बच्चा। वहीं पास ही बैठा नन्हा सा प्रीत युवी की बात सुनकर अपनी कजरारी आंखें बड़ी कर अपने मासूम से चेहरे पर सवालों के भाव लिए युवी की ओर देखने लगता है। बच्चा छोटा सा है, लेकिन समझ और शरारतें करना दोनों उसे अपने माता पिता से विरासत में मिली हैं। वो उठा और फर्श साफ कर रही अर्पिता के पास जाकर पीछे से अर्पिता के गले में बाहें डालकर लटक जाता है, जिसे देख अर्पिता अपना काम वहीं छोड़कर प्रीत के हाथ पकड़ उसे आगे लाकर कहती है, क्या बात है प्रीत, क्या चाहिए बताइए। प्रीत अर्पिता की गोद में बैठ एक हाथ उसकी ठोडी पर और दूसरा अपने बालों पर फेरते हुए बोला, मम्मा अभी अच्छे अच्छे बाल करने वाले अंकल दीदी से बोल रहे थे कि पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पापा बहुत सी चॉकलेट टॉफी लेकर आएंगे। कहते हुए वो चुप हो जाता है और कुछ सेकंड बाद बोला, मेरे पापा चांद कब आएंगे मम्मा। और उसकी बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, प्रीत मम्मा ने आपको बताया था ना, मम्मा प्रीत और उसके पापा लुका छिपी खेल खेल रहे हैं, वो आपको जल्द ही ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। ओके मम्मा, प्रीत ने कहा और वो वहां से उठकर अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ जाता है। और उसके बहलते ही अर्पिता प्रीत को देखते हुए धीरे से बोली, आप थोड़े से और बड़े हो जाओ, फिर धीरे धीरे आप सारी बातें समझने लगोगे प्रीत, अभी के लिए हम आपसे यही कह सकते हैं। अर्पिता ने प्रीत को उसके पापा शान का सिर्फ नाम ही बताया था। वो शायद बताती भी नहीं, लेकिन वो दिन में कई दफा उस नाम को खुद ही दोहराती रहती, जिस कारण तीव्र बुद्धि प्रीत ने एक दिन सुन लिया और अर्पिता ने प्रीत को शान के बारे में इतना ही बताया कि वो उसके पिता हैं। वहीं युवराज पूर्वी और युविका से बात कर फोन रख देता है और प्रीत के पास आकर बोला, प्रीत बाहर घूमने चलोगे, कुछ सामान लेकर आना है, तो आप चलना चाहोगे। हाँ अंकल, प्रीत ने खड़े होते हुए कहा, जिसे देख अर्पिता बोली, प्रीत अंकल को ज्यादा तंग मत करना, ठीक है। और अर्पिता की बात सुन प्रीत ने युवी की ओर देखा और फुसफुसाया, अंकल मिल्क शेक और कॉफी मुझे चाहिए। युवी ने अर्पिता की ओर देखा तो पाया कि अर्पिता उसे प्रीत को बाहर के मिल्क शेक के लिए मना कर रही है। और प्रीत की बात सुन युवी धीमे से बोला, ओके प्रीत, सिर्फ कॉफी, लेकिन मिल्क शेक तो आपको घर पे ही मिलेगा। ओके अंकल, प्रीत ने कहा। और युवराज प्रीत को लेकर आगे बढ़ गया तो अर्पिता भी अपने काम समाप्त कर रूम लॉक कर फोन ले मार्केट की ओर निकल जाती है, जहां वो कुछ जरूरी चीजें लेती है और वापस चली आती है। वहीं युवी और प्रीत भी बेसिक सामान के साथ घर वापस आ जाते हैं। कुछ ज्यादा सामान तो नहीं होता है, कुछ गर्म कपड़े, एक ब्लैक फर वाला ब्लैंकेट और प्रीत के विकास के लिए आवश्यक चीजें। अर्पिता सारी चीजें उनके उचित स्थान पर रख देती है। अर्पिता की सारी व्यवस्था देख युवी बोला, अब आपका सारा अरेंजमेंट हो चुका है अर्पिता जी, मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। जी युवराज, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद, कुछ देर आप रेस्ट कर लीजिए, हल्का सा नाश्ता कर लीजिए, फिर निकल जाइएगा। ओके अर्पिता जी, युवी ने कहा और प्रीत के साथ बातें करने लगता है। अर्पिता नाश्ते के साथ मिल्क शेक भी तैयार कर लेती है। वहीं प्रीत युवी के साथ खेलता हुआ बोला, अंकल आपके पास चांद की तस्वीर है, मुझे चांद को देखना है। युवराज बोला, तस्वीर तो मेरे पास है प्रीत, लेकिन आपकी मम्मा के बिन कहे आपको नहीं मिलेगी। प्रीत ने अपना सर खुजाया और बोला, आप भले हो ना, मैं मम्मा से पूछ कर लाता हूँ। कहते हुए प्रीत रूम से अटैच किचन में मौजूद अर्पिता के पास जाकर उसके आंचल को खींचते हुए बोला, मम्मा छूनो। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए और युवराज की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, ये अच्छे अच्छे बालों वाले अंकल ने कहा कि उनके पास चांद पापा की तस्वीर है, तो आप उनसे कहो कि वो तस्वीर मुझे दे दें, मैं भी चांद पापा को देखना चाहूंगा। अले अले, तो लिटिल बेबी शान पापा को देखना चाहता है। हाँ में गर्दन हिलाते हुए प्रीत ने कहा, ओके, तो पहले ये मिल्क शेक फिनिश करना पड़ेगा। ना, कॉफी। अले अले अले, पी लो, नहीं तो इसे हम शान को दे देंगे। ओके कहकर वो पूरा मिल्क शेक फिनिश करते हुए हंसता हुआ ग्लास लौटाते हुए कहता है, पी लिया, खत्म मिल्क शेक, अब आप अंकल से बोलो मुझे वो तस्वीर दिखाएं। आप अंकल को परेशान ना कीजिए, हम जब फ्री होंगे तब आपको दिखाएंगे, अभी के लिए आप अंकल के साथ रहिए, ठीक है। ओके मम्मा, कहकर प्रीत युवी के पास गया और अपने बाल बिखेरते हुए बोला, मम्मा दिखाएंगी। इधर शान घर से निकलकर एकेडमी पहुंचते हैं और मिस्टर अभिनव से मिल अपनी क्लास में जाते हैं, जहां वो सामने अपनी जगह टिया को देख चौंक जाते हैं।
टिया उसी के अंदाज में बैठकर कुछ ट्यून कर रही है। टिया में हुई प्रोग्रेस को देखने के लिए शान वहीं सभी छात्रों के बीच बैठ जाते हैं। टिया बोली, गाइस, इन 4 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, कामयाबी हासिल की है और अब मैं इतनी सक्षम बन चुकी हूँ कि खुद से ही नई नई धुनें बना सकती हूँ। उसकी बात सुन शान वहां से उठे और आगे आकर बोले, गाइस, व्यर्थ की बातें बहुत हुई। अब आपको जो सिखाया है उस पर अपना ध्यान दो और याद रखो, ज्ञान हमें झुकना सिखाता है, अकड़ कर तने रहना नहीं। ठीक है? तो अब आप सभी को जो राग सिखाए हैं उन्हें दोहराओ। ठीक है? कहते हुए वो सभी ऑर्डर दे उनके बीच में घूमने लगते हैं। टिया वहां से बाहर चली जाती है और अपने डैड के पास उनके पास बैठते हुए बोली, डैड, ये मिस्टर अजय तो बिल्कुल नहीं बदले, इनका एटीट्यूड तो अब तक वैसा ही है। अभिनव जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटे, अजय में एटीट्यूड तो है, लेकिन सही बात के लिए है। गलत बात का सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं करता। थोड़ा ज्यादा गंभीर है, उसका कारण शायद उसका अतीत है जिसके बारे में वो कभी जिक्र करना पसंद नहीं करता। और टिया कुछ सोचते हुए बोली, ओके डैड, मुझे एक बात बताइए, अजय के साथ जो बच्ची और उसकी माँ रहने आई थी वो वापस चली गई क्या? कौन? चित्रा और त्रिशा बेटे? अभिनव ने पूछा तो टिया बोली, डैड, वही चित्रा और त्रिशा। नहीं बेटे, वो यही है। क्या? अभिनव की बात सुन टिया चौंक जाती है और वो हैरान होते हुए बोली, लेकिन क्यों डैड, वो अब तक गई क्यों नहीं? इतने समय तक भला वो यहाँ क्यों रुकी हुई है? अभिनव ने टिया के चेहरे की ओर देखा जहां उन्हें टिया की आंखों में बेचैनी दिखी। उसके चेहरे पर सच जानने की ललक साफ दिखाई दे रही है। अभिनव ने मन ही मन सोचा, शायद तुम्हारे मन में अभी भी कुछ साल पहले की बातें चल रही हैं टिया, इस कारण तुम अजय के विषय में जानने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही हो। तुम्हारा सच जानना अब आवश्यक है। अभिनव अपनी कुर्सी से उठे और बोले, टिया, ये कैसा प्रश्न है टिया? वो दोनों पति पत्नी हैं, तो चित्रा के वहां रहने में समस्या क्या है? क्या? अभिनव की बात सुन टिया सन रह जाती है। वो ऐसा अनुभव करती है जैसे उसके दिल पर किसी ने भयानक विस्फोट कर दिया हो, उसके इतने वर्षों की मेहनत को निरर्थक कर दिया हो। गुस्से में अपना आपा खोते हुए तेज आवाज में बोली, डैड, आप झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो? क्यों? अजय ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरी चाहत है, मेरा जुनून है, और आप कह रहे हो कि मिस्टर अजय ने चित्रा से शादी कर ली। आपने उन्हें ऐसे करने से रोका क्यों नहीं? बोलो डैड, जवाब दो। और टिया की बात सुन अभिनव बोले, टिया, कुछ सालों पहले तुमने जो कहा उसका कोई अर्थ था, क्योंकि अजय ने तुम्हें कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं। डैड, अजय के कहने पर ही तो मैं कुछ बनने के लिए यहाँ से गई थी, और आप कह रहे हो कि मेरी उन बातों का कोई मतलब नहीं था। कहते हुए टिया जोर से चीखती चिल्लाती है और गुस्साते हुए वहां से निकल जाती है। उसका गुस्सा देख अभिनव शॉक्ड हो वहीं खड़े रह जाते हैं। जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद आएगी, सोचते हुए वो वहीं बैठ कहते हैं, टिया, अजय सच में अजय है। वो आपकी ओर कभी ध्यान देगा ये मुझे नहीं लगता। कभी पॉसिबल होगा इस सच को आप जितनी जल्दी समझ लें वही बेहतर है। टिया के जाने के कुछ देर बाद शान अभिनव के पास आए और बोले, मिस्टर अभिनव, कल मैं एकेडमी नहीं आ पाऊंगा, आप मैनेज कर लेंगे? अभिनव, आपके ना आने की वजह मिस्टर अजय? क्योंकि रविवार तो कल ही निकल कर गया है। जी, कुछ पर्सनल वर्क है जो आवश्यक है, शान ने शांति से कहा। ठीक है मिस्टर अजय, अभिनव ने बोला तो शान वहां से जाकर स्टाफ रूम में बैठ जाते हैं। वहीं अर्पिता फ्री हो कुछ देर प्रीत के साथ खेलती है, कभी पकड़म पकड़ाई तो कभी आंख में चौली। खेलते खेलते प्रीत थक जाता है और वहीं सो जाता है। युवराज ने अर्पिता को अपना ध्यान रखने का कहा और वहां से वापस मसूरी के लिए निकल जाता है। और उसके जाने के बाद अर्पिता ने नीचे लगे बिस्तर पर प्रीत को लिटाया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा रूम से बाहर चली जाती है। बाहर आ उसे चारों ओर बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखता है, जिसे देख वो बड़बड़ाई, शान, देख रहे हैं आप, चारों ओर सुंदर सुंदर पहाड़, ये मनोरम रास्ते, उस पर बने ये घरौंदे। हम आज एक नए संसार में ही आ गए हैं, जहाँ सब कुछ परियों के देश जैसा सफेद ही सफेद है। वो कुछ देर यूं ही खड़े हुए देखती रहती है। वापस अंदर आकर इंटरनेट की मदद से लोकल वर्क के लिए कुछ साइट्स देखती है और प्रीत के जागने पर वो उनके साथ ही कुछ समय व्यतीत करती है। वहीं टिया एकेडमी से निकलकर घर पहुंच खुद को लॉक कर लेती है और खुद के गुस्से को कंट्रोल कर कुछ सोचते हुए सीधा शाम को ही निकलती है और हॉल में बैठे हुए अपने डैड अभिनव के पास जाकर शिकायती लहजे में बोली, डैड, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपने मेरे लिए कोई पार्टी अरेंज नहीं की, क्यों? अब मैंने अपनी पहचान बना ली है तो एक सक्सेस पार्टी तो बनती है ना डैड। और टिया के इस पल पल बदलते मूड स्विंग को अभिनव जी समझ नहीं पाते। वो हैरानी से टिया के चेहरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे के भाव देख वो बोली, डैड रिलैक्स, मैं आज के समय की एक सक्सेसफुल लड़की हूँ, यूं ही नहीं टूट सकती। मेरे हुनर और मेरी आवाज़ तो लाखों लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे बीट कर सकता है। आप रिलैक्स करो और मेरे यहाँ आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी दीजिए। टिया की ये फरमाइश जान वो उससे बोले, मुझे खुशी हुई है कि तुमने सच को जल्द ही एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, पार्टी अब आज और कल तो नहीं हो सकती क्योंकि आज शाम हो चुकी है और कल अजय छुट्टी पर हैं, तो आपकी पार्टी तो अब परसों ही अरेंज हो पाएगी। अभिनव की बात सुन टिया मुस्कुराई और मन ही मन सोची, डैड, इतना इंतजार किया है तो 2 दिन और कर लूंगी, इतनी आसानी से मैं अजय का पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। और टिया को खुश देख अभिनव अपने कमरे में चले जाते हैं। रात गुजर जाती है। अगले दिन शोभा, नपेंद्र जी और श्रुति तीनों शिमला में शान और चित्रा के पास पहुंचते हैं। शान सबको प्रणाम कर श्रुति की ओर देखते हैं जो चित्रा के साथ बैठ मुस्कुराते हुए बातें कर रही है। श्रुति को खुश देख शान भी मुस्कुरा देते हैं। शोभा जी शान के चेहरे पर मुस्कान देख खुश होते हुए मन ही मन सोची, इतने समय बाद ही प्रशांत दिल से मुस्कुराया तो। इतने में उन्होंने चित्रा की ओर देखा।
उसकी आंखों में उन्हें उदासी नजर आती है। ये देख वो असमंजस में पड़ जाती हैं और सोची, जब मौका मिलेगा तो चित्रा से उसकी उदासी का कारण पूछूंगी, और ये मौका तो घर में मिलने से रहा, बाहर घूमना ही सही रहेगा। ये सोच वो शान से बोली, प्रशांत, हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए ही आए हैं, तो मन में एक ख्याल आ रहा है कि इस बार शिमला ही घूम ले। उनकी बात सुन प्रशांत जी बोले, ठीक है बड़ी माँ, अभी कुछ देर रेस्ट कर लो, दोपहर के 3 बजे से निकलते हैं, और आकर अपनी बड़ी माँ के पास उनके पैरों में बैठकर हमेशा की तरह अपना सिर उनकी गोद में रख लेते हैं। शान को देख शोभा जी बोली, क्या बात है प्रशांत, आज तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट देख मुझे बहुत खुशी हुई, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो। शोभा जी की बात सुन शान बोले, इस मुस्कुराहट की वजह बहुत जल्द ही सबके सामने आएगी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ समझी नहीं प्रशांत, शोभा जी ने हैरानी से कहा, जिसे सुन प्रशांत बोले, ताई जी, बहुत जल्द हम सबकी उलझी हुई जिंदगी सुलझने वाली है, कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, बस सही समय आने दीजिए। ठीक है प्रशांत, तुम्हारे उस सही समय की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। वैसे तुम्हारी एकेडमी का काम कैसा चल रहा है? शोभा जी ने शान से पूछा। वो कार्य भी ठीक चल रहा है ताई जी, आप बताइए, घर पर बड़ी भाभी को ऑफिस संभालने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? वो सब अच्छे से कर पा रही है ना? प्रशांत ने पूछा तो उसकी बात सुन शोभा जी खुश होते हुए बोली, अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि तुमने खुद से अपने ऑफिस के बारे में पूछा। स्नेहा को कोई समस्या नहीं आ रही है, बल्कि अब तो स्नेहा के साथ किरण भी है, दोनों मिलकर बखूबी काम संभाल रही हैं, और फिर अपनी श्रुति भी तो है। ओके ताई जी, अब सब ठीक होने वाला है, बहुत जल्द मैं आप सबके पास वापस लौटूंगा। ना जाने क्यों मेरे अंतर मन में एक खुशी की लहर उठ रही है, और ऐसा एहसास हो रहा है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। प्रशांत ने अर्पिता के बारे में सोचते हुए कहा, जिसे सुन शोभा जी बोली, क्या हुआ प्रशांत, बड़े दिनों बाद यूं खुलकर बातें कर रहे हो? शोभा जी की बातें सुन प्रशांत बोले, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ समय बाद आप सबको इसका कारण पता चल ही जाएगा। मुझे बस इतना पता है कि जिसकी मुझे तलाश थी वो तलाश पूरी हो चुकी है ताई जी, इस आवारा को उसकी मंजिल मिल चुकी है, आवारगी खत्म होकर मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला है। आप लोग रेस्ट करो, मैं कुछ काम के लिए बाहर जाकर कुछ देर में आता हूँ, शान ने कहा और उठकर वहां से चले जाते हैं। शोभा जी उसकी गोल मोल उलझी बातों में ही उलझ जाती हैं। उसके जाने के बाद शोभा जी चित्रा की ओर सवालिया नजरों से देखती हैं तो चित्रा बोली, ताई जी, इनकी खुशी का कारण एक ही है, अर्पिता, वो इन्हें मिल चुकी है। इस रविवार जब ये मसूरी गए तब वहां इन्हें अर्पिता मिली थी। उससे पहले कि ये उससे कुछ कह पाते वो वहां से भी चली गई, लेकिन जाते हुए वो एक निशानी, अपना दुपट्टा छोड़ गई, जिसे वो बड़े ही जतन से संभाल कर रखे हैं। तब से इनके स्वभाव में परिवर्तन खुद ब खुद आ रहा है, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लौट आई है। चित्रा की बात सुन श्रुति भावुक हो गई और चित्रा से बोली, सॉरी चित्रा दी, मेरी वजह से आपको भाई के साथ इस अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ा। ना ही मेरे जिद करने पर भाई यहाँ से मेरे मंडप में आते, ना ही लोग आपके और भाई के रिश्ते पर लांछन लगाते, और ना ही मेरी शादी टूटती, ना ही आपको और भाई को ये सब करना पड़ता। सॉरी दी। कहते हुए श्रुति चित्रा के गले लग जाती है। उसे यूं रोता हुआ देख चित्रा बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी श्रुति, वो बस नियति थी और कुछ नहीं। अब सब सही होने जा रहा है तो रोना क्यों? हमारी शादी तो सिर्फ कागजों में ही हुई है, बस एक साइन किया और हो गई शादी। क्या एक कागज के टुकड़े पर साइन करने मात्र से शादी हो जाती है? श्रुति बोलो, नहीं ना। हमारे भारतीय रिवाजों में शादी तो एक उत्सव की तरह होती है, यूं कागजों पर नहीं। ना ही प्रशांत जी ने मेरे साथ 7 फेरे लिए, ना ही मांग में सिंदूर भरा, ना ही गले में मंगलसूत्र पहनाया। बिना इन रिवाजों की कैसी शादी श्रुति? प्रशांत जी ने तो सिर्फ अर्पिता से प्रेम किया है, उन्होंने शादी भी तो उसी से ही की है और आज तक उसी रिश्ते को निभा रहे हैं। अब जब उनका इंतजार पूरा हो रहा है तो मुझे भी इस बात की खुशी है। चित्रा ने भावुक होते हुए धीमे से कहा, जिसे सुन शोभा बोली, चित्रा, तुमने जो हमारे परिवार के लिए त्याग किया है उसे हम में से कोई नहीं भूल सकता। कहते हुए शोभा जी अपने हाथ जोड़ती हैं तो चित्रा ना कहते हुए उनके पास आकर उनके हाथ पकड़ लेती है। दोनों की ही आंखें भरी हुई हैं। वो धीरे धीरे कहती है, आंटी जी, अब तो समय मुस्कुराने का है, इन आंसुओं का नहीं है। शोभा जी उसकी ये बात सुन भावुक हो गई और बोली, आखिर अब सब उलझने सुलझने वाली हैं, लेकिन चित्रा बेटा तुम। कहते हुए वो खामोश हो जाती हैं। दादी जी, आप आ गई? त्रिशा ने स्कूल से आते हुए दरवाजे से शोभा को देख आवाज दी और दौड़ते हुए उनके पास चली आती है। उनके पीछे त्रिशा का स्कूल बैग पकड़े शान भी चले आते हैं। त्रिशा को देख चित्रा, श्रुति और शोभा जी तीनों अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछ लेती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। प्रशांत जी तीनों की ओर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि चित्रा ने ताई जी को अर्पिता के बारे में बता दिया है। चित्रा उठती है और त्रिशा का बैग लेकर उसकी जगह पर रख देती है। वो कमरे में जाकर अपनी आंखों के किनारों को पोंछते हुए कहती है, बहुत मुश्किल होता है प्रेम को निभाना, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे जीवन में दोबारा जिससे प्रेम हुआ उसके जीवन में कुछ काम तो आ सकी। सच ही कहते हैं लोग, प्रेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है प्रेम को निभाना, क्योंकि ये इश्क कभी कभी ऐसी परीक्षाएं लेता है जो व्यक्ति को या तो कमजोर बना सकती है या फिर शिला जैसी मजबूत। ये सोच चित्रा अपने आंसू पोंछकर बाहर चली जाती है। तभी प्रशांत जी शोभा जी से बोले, ताई जी,
अब चलें घूमने, समय हो चुका है, हमें निकलना चाहिए। हाँ ठीक है प्रशांत, शोभा जी ने खामोशी से कहा। सभी बाहर खड़ी बुक्ड कैब में आकर बैठ जाते हैं और उनके जाने के बाद कुक के पास किसी का फोन आया। उसने कुछ देर बात की और फोन रखकर मुस्कुरा देता है। ड्राइवर गाड़ी दौड़ा देता है और सभी शिमला की बर्फीली वादियों में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच शान बोले, आप सभी आगे चलकर बैठिए, मैं बस अभी कुछ ही देर में आया। ठीक है प्रशांत, शोभा जी ने कहा तो शान वहां से निकल जाते हैं। वहीं अर्पिता भी प्रीत को लेकर वहां आई हुई है और वो प्रीत के साथ वहीं खेल रही है। जब कभी प्रीत अपने नन्हे नन्हे ग्लव्स पहने हाथों से अर्पिता के ऊपर बर्फ के कुछ गोले उछालता तो अर्पिता उसे पकड़ते हुए गोद में उठा झुला देती। जब अर्पिता की गोद से वो नीचे उतरता तो प्रीत बर्फ में खसोट करते हुए छोटे छोटे घरौंदे बनाने लगता है तो अर्पिता भी मुस्कुराते हुए उसका साथ देने लगती है। इतने में अर्पिता का फोन रिंग होता है जो कि पूर्वी का होता है। वो प्रीत का हाथ थाम फोन अटेंड करती है तो नटखट प्रीत हाथ छुड़ाकर बर्फ में दौड़ जाता है। ओहो प्रीत, फिर से बदमाशी, रुकिए, थक जाएंगे, आगे बहुत ठंडा है। प्रीत उधर मत जाइए। अर्पिता की आवाज सुन प्रीत रुक गया और वापस आने लगता है। ये देख अर्पिता फोन पर पूर्वी से बोली, पूर्वी हम घर पहुंचकर बात करते हैं, और वो फोन रख देती है। इतने में ही नटखट प्रीत वहां से कुछ दूर बैठे शोभा, श्रुति, चित्रा, त्रिषा और नपेंद्र जी को देखता है और उनकी ओर दौड़ जाता है। अर्पिता सामने प्रीत को ना देख घबरा जाती है। वो फोन कटकर चारों ओर प्रीत को देखती है जो शोभा जी के पास जाकर उनसे थोड़ी दूर पीछे रुक जाता है। प्रीत बच्चे कहाँ हैं आप? मम्मा बुला रही है, आवाज दीजिए प्रीत। अर्पिता प्रीत को आवाज देते हुए बोली। जब कोई आवाज नहीं आती तो अर्पिता प्रीत को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़कर देखती है। वहीं शोभा जी की नजर सामने खड़े प्रीत पर पड़ती है। गोरा रंग, माथे पर बिखरे पड़े बाल, हल्की बड़ी कजरारी आंखें, मुलायम से गुलाबी होंठ, पैरों तक गर्म कपड़ों में खड़ा लगभग 3.5 वर्ष का प्रीत उनकी ओर ही देख रहा है। दोनों हाथों को सामने करे वो एकटक उन्हें ही देखे जा रहा है, जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। शोभा जी ने उसे देखा, वो मुस्कुराई और उठी और प्रीत के पास बढ़ी और उसे गोद में उठाने का प्रयास करते हुए बोली, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? प्रीत 2 कदम पीछे हट जाता है और बिना कुछ कहे वापस अर्पिता की ओर दौड़ आता है। प्रीत को यूं दौड़ता देख शोभा जी बोली, धीरे धीरे बच्चे, गिर गए तो चोट लग जाएगी। और वापस से चित्रा और श्रुति के पास आकर बैठ जाती हैं। वो अर्पिता के पास आकर उनका आंचल पकड़ छुप जाता है। प्रीत को यूं देख अर्पिता उसे उठाकर गले से लगा लेती है और बोली, कहाँ चले गए थे आप प्रीत? मम्मा को बताया भी नहीं, बैड मैनर्स हैं ये। आपको कहीं जाना था तो मम्मा को बता कर जाते, पता है मम्मा कितना परेशान हो गई थी। चौली मम्मा, प्रीत ने चिर परिचित अंदाज में कहा तो अर्पिता मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लेती है और बोली, तो अब हम घर चलें प्रीत, अब ठंड बढ़ेगी। ओके मम्मा, प्रीत ने कहा तो अर्पिता उसे लेकर घर के लिए निकलती है। शान कुछ देर बाद शोभा, नपेंद्र जी, श्रुति और चित्रा के पास पहुंचते हैं और सभी मिलकर वहां खूब एंजॉय करते हैं और रात होने से पहले घर वापस आ जाते हैं। शाम का खाना खाकर सभी नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहीं अपने रूम में मौजूद अर्पिता प्रीत के सोने के बाद अपने फोन पर वर्क से रिलेटेड नोटिफिकेशंस चेक करती है, जहां उसे कल 2 जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। उसने शिमला में ही बच्चों के एक प्ले स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो ऐसी जगह जॉब करना चाहती है जहां वो प्रीत को अपने साथ रख सके, उस पर ध्यान दे सके। दोनों ही जगह के एड्रेस समझ वो फोन बंद कर रख देती है और प्रीत को गले से लगा नींद के आगोश में चली जाती है। अगली सुबह चांद सबको बताकर अपनी एकेडमी निकल जाते हैं। वहां रोज से कुछ ज्यादा ही चहल पहल देख थोड़े हैरान होते हैं। वो वहां से सीधे अभिनव कुमार के केबिन में जाते हैं जहां टिया भी मौजूद होती है। शान को देख अभिनव बोले, भाई अजय, अब तो तुम अपने लिए एक फोन ले ही लो, अब कोई जरूरी बात हो वो ही ना कह पाओ तुमसे। क्या हुआ मिस्टर अभिनव? शान ने पूछा तो अभिनव बोले, भाई टिया के सक्सेस की खुशी में आज शाम को पार्टी है और एकेडमी के मैनेजर का ही कुछ अता पता नहीं है। एकेडमी के शाम के बैच की इमरजेंसी छुट्टी कर दी है क्योंकि शाम को यहाँ सारे अरेंजमेंट्स भी तो करने हैं। ये सुन शान बोले, पार्टी इस शाम में? शाम को जब तक पार्टी खत्म होगी तब तक ठंड बढ़ जाएगी, सारे गेस्ट को जल्द ही घर जाने की पड़ेगी, फिर पार्टी कौन एंजॉय कर पाएगा? उनकी बात सुन अभिनव ने हंसते हुए शान की ओर देखा, फिर शांत होते हुए बोले, पता था कि तुम पार्टी से बचने के लिए ऐसा ही कुछ कहोगे। तो मेरे भाई, ये पार्टी देर शाम को नहीं 4 बजे से शुरू हो जाएगी और देर रात होते होते खत्म भी हो जाएगी। अब बेटी की सक्सेस पार्टी है तो इतना तो बनता ही है ना। ठीक है, फिर मैं क्लास में जाता हूँ, शान ने कहा। तो अभिनव बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन पार्टी में आपको अकेले नहीं आना है, इस बार चित्रा जी को भी बुलाकर लाना आप। देखते हैं, शान ने कहा और वहां से क्लास में चले जाते हैं।